नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने संघ व्यवस्था की प्रकृति, संघ में केंद्र और राज्यों के संबंध और साथ में हमने जो क्या कहें संघीय जो व्यवस्था है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ, इसकी चर्चा की। आज हम बात करेंगे राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न कि संघ शासन में इकाइयों को स्वायत्तता प्राप्त होती है, इसलिए वे अपने क्षेत्र में मुक्त होकर कार्य करते हैं। केंद्र प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो केंद्र व प्रांत दोनों सरकार की भागीदारी चाहिए। लेकिन स्वायत्तता एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई मानक परिभाषा नहीं बन सकती है कि हम कोई स्वायत्तता के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर समाज, हर संप्रदाय का दृष्टिकोण, स्वायत्तता के हर विद्वान का दृष्टिकोण स्वायत्तता को लेकर अलग अलग होता है। एक और अमेरिका व स्विट्जरलैंड के प्रांत जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन कनाडा या भारत की इकाइयों को उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है जितनी अमेरिका और स्विट्जरलैंड को है। मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जब आई, जिसमें केंद्र सरकार को केवल 3 विषय दिए गए थे: सुरक्षा, विदेशी संबंध और संचार। इसके अलावा मुद्रा का जो विषय है वो भी केंद्र को दिया गया। जुलाई 1973 में अकाली दल की कार्यपालिका ने आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में बैठक करके स्वायत्तता के बारे में महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव पारित किया। यदि इसे लागू किया जाए तो केंद्र की शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि कैबिनेट जो मिशन योजना थी उसमें सिर्फ केंद्र सरकार को सुरक्षा, विदेशी संबंध और संचार के और मुद्रा के विषय दिए गए थे। तो आनंदपुर साहब जो समिति थी उसने केंद्रीय स्वायत्तता के बारे में एक अलग ही मांग की। फिर बाद में कश्मीर के उग्रवादी नेता ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार की वही स्थिति हो जो 1953 से पहले कश्मीर के बारे में थी, अर्थात भारत का चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, महालेखा निरंतर परीक्षक इत्यादि का कश्मीर पर कोई नियंत्रण न हो। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने 22 सितंबर 1970 को राज्य मन्नार आयोग बिठाया, जिसमें वित्त के क्षेत्र में केंद्र की अनेक शक्तियां राज्यों के पक्ष में स्थानांतरित करने की उन्होंने रिपोर्ट दी। भारत सरकार स्वायत्तता की उस सीमा तक जाने को तैयार नहीं है जैसे कुछ राज्यों ने निरंतर मांग करते आ रहे हैं। इंदिरा सरकार ने शेख अब्दुल्ला की ये मांग को ठुकरा दिया कि कश्मीर में 1953 वाली स्थिति बहाल की जाए। उसने राजमन्ना रिपोर्ट को इस आधार पर नकार दिया कि ऐसा आयोग बैठाना राज्यों की शक्ति के बाहर है। यद्यपि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में संत लोंगेवाला के साथ एक समझौता किया, लेकिन उन्होंने आनंदपुर साहब प्रस्ताव को सरकारिया कमीशन की सरकारिया कमीशन के अधीन किया, उसकी कि उस पर भी वो चर्चा करे। उस आयोग ने इस प्रस्ताव को भी नकार दिया, किंतु सरकारिया रिपोर्ट 1987 में प्रांतों की स्वायत्तता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे कि राज्यों में गवर्नर संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करे। इसलिए ये सरकारिया जो रिपोर्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यों में गवर्नर संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, इसलिए वे मुख्यमंत्री की राय मानने पर बाध्य हो। दूसरा, सरकारिया रिपोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए पहले अंतर्राज्यीय परिषद में विचार किया जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भागीदारी प्राप्त हो और बहुमत से उसमें निर्णय लिए जाएं। इस रिपोर्ट के आधार पर 25 जून 1990 में वीपी सिंह ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। 1996 के बाद के वर्षों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर यह मांग की गई कि राज्यों को कानून निर्माण, प्रशासन तथा विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए कि जिससे राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके और केंद्र राज्य संबंध सुचारू रूप से संचालित हो सके।
ये तो सरकारी आयोग की जो सिफारिशें थी उसको मैंने आपको बताया कि इस राज्य की स्वायत्ता पे क्या मांग चल रही है केंद्र और राज्यों में, कुछ मैंने उदाहरण दे के बताए। अब अपन बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार हेतु सुझाव। तो सबसे पहले अंतर्राज्य परिषद की प्रभावी भूमिका हो, जो सरकारी आयोग ने कहा कि गठन होना चाहिए, तो उसकी एक भूमिका को प्रभावी और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री एक बहुमत से उसमें निर्णय लिए जाने चाहिए। दूसरा, राज्यपाल के पद के संबंध में स्वस्थ स्थिति हो कि राज्यपाल जब नियुक्त किया जाए तो दलीय राजनीति में कम धसे हुए और सभी पक्षों में सम्मानित व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए और इसके लिए उस राज्य से भी परामर्श ले लिया जाए, तो जिस राज्य में उसे संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है तो कार्य सुचारू रूप से या सुगम तरीके से कर सकेंगे। तीसरा है अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वो संयमित प्रयोग होना चाहिए कि वास्तव में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उसी स्थिति में किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हमने बहुत सारे राज्यों में हम देख सकते हैं। अभी हमें राजस्थान में भी एक आशंका थी कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है। तीसरा है विवेकात्मक अनुदानों का विवेकपूर्ण वितरण हो, कि जो विवेकात्मक अनुदान है जो केंद्र सरकार राज्यों को प्रदान करती है उसका उपयोग विवेक के आधार पर ही होना चाहिए कि किस राज्य को कैसी आवश्यकता है, राजनीति के आधार पर नहीं होना चाहिए कि मेरी पार्टी की सरकारें हैं तो उनको मैं ज़्यादा अनुदान दे दूँ, उनका जो दूसरी पार्टियां उनको कम अनुदान दिया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार विवेक के आधार पर दिया जाए। और पाँचवा सुझाव अपन ये दे सकते हैं कि राज्यों के वित्तीय साधनों में वृद्धि पर विचार करें, क्योंकि ज़्यादा विकास का जिम्मेदारी राज्यों की होती है कि इसलिए राज्यों के पास आर्थिक संसाधन ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस तरह से हम राज्यों की स्वायत्ता और उस स्वायत्ता को कैसे हम उसका समाधान करें। अब बात आती है कि भारतीय संघवाद की जो प्रकृति है वो अपने चर्चा की थी, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनका हम थोड़ा सा यहाँ दोबारा से यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो राज्यों की जो स्वायत्ता की जो बात की जाती है वो आज 1980 से 86 के काल में भारतीय संघ में अत्यधिक केंद्रीकरण की जो बात कहने को कोई औचित्य था, लेकिन 1987 के बाद राजनीति में केंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी जो दो तत्व थे, प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व और भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधान था, वो आज समाप्त हो गया। लेकिन 1914 के बाद वो चीज़ वापस हमारे यहाँ उभर के आई कि बस अपन इसको समझे ऐतिहासिक दृष्टि से तो 1950 से 62 का काल हमें एक नेहरू के व्यक्तित्व वाला काल है, तो 1971 से 76 का जो काल है वो जिसमें इंदिरा गांधी का वर्चस्व है, तो 1980 से जो 86 का काल है जिसमें 84 तक एक तरह से एक दलीय प्रभाव रहा, इंदिरा गांधी रहा और 2 साल तक, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजीव गांधी का वो व्यक्तित्व नहीं था तो वो चीज़ें थोड़ी कम होने लग गई। तो भारतीय संघवाद की जो प्रकृति है वो हम उसकी यहाँ चर्चा करें कि 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में संघात्मक व्यवस्था की जो धारणा में 2 दिशाओं में परिवर्तन आया। पहली, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार का पक्ष प्रबल हो गया और इस विचार को स्वीकार कर लिया गया कि इकाइयों की सरकारों या राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ये बात 19वीं शताब्दी में ही आ गई थी कि केंद्र जितना शक्तिशाली होगा उतना ही उस राज्य का विकास होगा। दूसरी चीज़ ये आई कि इस विचार का उदय हुआ कि केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारें परस्पर विरोधी पक्ष नहीं हैं, बल्कि वे परस्पर पूरक और सहयोगी पक्ष हैं और संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग करें। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की प्रवृत्ति को स्वाभाविक और आवश्यक बतलाते हुए संघवाद के अधिकारी विद्वान डॉक्टर के.सी. वियर लिखते हैं कि हर संघात्मक व्यवस्था में आपसी सहयोग की संस्थाओं की या तो
संविधान में ही व्यवस्था कर दी जाए या इस प्रकार के सहयोग की संस्थाएं परंपराओं के रूप में विकसित कर दी जाए, तभी केंद्र और राज्य सही तरीके से अपने राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। 1947-49 के काल में जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारतीय संविधान निर्माण में संघात्मक व्यवस्था के 3 मॉडल हमारे सामने विकसित उभर कर आए। एक था सहयोगी संघवाद, दूसरा था एकात्मक संघवाद और तीसरा था सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। तो भारतीय व्यवस्था में संघ व्यवस्था के जो 3 रूप थे, उसमें द्वितीय मॉडल को ही एक विशिष्ट रूप और संघात्मक व्यवस्था का मॉडल चुना गया, और वो है एकात्मक संघवाद की व्यवस्था का। लेकिन हमारे यहाँ सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था भी रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इसको कह सकते हैं कि 1987 के बाद की स्थिति में सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था थी। तो एकात्मक संघ व्यवस्था की भी बात अपन यहाँ कर सकते हैं। तो पहले हम सहयोगी संघवाद की बात करें कि भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के इन दोनों ही रूपों सहयोगी संघवाद और एकात्मक संघवाद को अपनाया हमने। भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद तथा एकात्मक संघवाद का एक तरह से मिला जुला रूप है। सहयोगी संघवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.H. बर्च के द्वारा किया गया था, और बर्च लिखते हैं कि सहयोगी संघवाद का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों में सहयोग का चलन हो। क्षेत्रीय सरकारें आंशिक रूप से सामान्य सरकारों से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हों और सामान्य सरकार सशर्त अनुदानों के आधार पर उन विषयों में विकास को प्रोत्साहन करती हों जो संविधान के द्वारा क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान किए हों। ग्रेनविल ऑस्टिन इस संबंध में लिखते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर सहयोगी संघवाद के उपयुक्त सभी लक्षण भारत पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संघवाद के उस रूप को अपनाया है जिसे बर्च ने सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी थी। तो भारतीय सहयोगी संघवाद के स्थापना करने वाली जो प्रमुख जो कहें अपन संस्थाएं हैं वो हैं योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। आजकल योजना आयोग नीति आयोग बन गया है। कि समृद्धि सूची का एक विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य रूप से समृद्धि सूची और राज्य सूची के विषयों पर ही योजनाएं बनाने और स्वीकृत करने के कार्य करती है। दूसरा है वित्त आयोग कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रति 5 वर्ष बाद स्थापित होने वाला वित्त आयोग भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सुझाव देने वाली एक संस्था है। तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद कि अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई थी जिसका कार्य केंद्र और राज्यों सरकारों के बीच या राज्य सरकारों के में परस्पर उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करना है। 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई वीपी सिंह के टाइम में, मैंने पहले बता चुका हूँ। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं कि भारत में प्रमुख रूप से 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। प्रथम भारतीय प्रशासनिक सेवा, द्वितीय है भारतीय पुलिस सेवा। इसके अलावा एक ही चुनाव आयोग संपूर्ण भारत के लिए एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है, और इसके अलावा 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय विषयों से संबंधित राज्यों में सहयोग को जन्म देने वाला है। तत्कालीन उस समय के गृह मंत्री पंत ने संसद में कहा था कि ये परिषदें सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण परीक्षण होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो पूरे भारत में जो विश्वविद्यालय उसी के नियंत्रण में आते हैं वही उनके लिए रूल रेगुलेशन तैयार करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल सम्मेलन और मुख्यमंत्री सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय समस्याओं और प्रश्नों पर विचार के लिए वित्त मंत्री सम्मेलन, कानून तथा व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिए गृह मंत्री सम्मेलन, कभी कभी विधि मंत्री सम्मेलन और कभी अखिल भारतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई मंत्री सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। ये सभी कार्य सहयोगी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण
क्या कहें कदम है। अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना, जो भी मैं बात कर रहे थे अपन लोग कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सबसे अंत में सरकारी आयोग जिसकी अभी अपन ने चर्चा की, जिसने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस सब ने अपनी सिफारिशों में इस बात पर बल दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन व्यवहार में मई 1990 तक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं की गई। इस परिषद की स्थापना की गई, डेट याद रखें, 25 जून 1990 को। इसकी में प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति तथा परिषद के केंद्रीय मंत्रियों के 6 सदस्यों को इसमें मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ के सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री समिति के सदस्य होते हैं। यह परिषद संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों के सुचारू संचालन हेतु एक विचार मंच का कार्य करेगी। परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई है। तो ये हमने बात की सहयोगी संघवाद की। दूसरा है एकात्मक संघवाद। कि एकात्मक संघवाद भी हमने इस देखने को मिला, हमने बात की थी स्टार्टिंग में। यूनेस्को के तत्वाधान में 1973 में संघवाद पर आयोजित एक संगोष्ठी में डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी ने कहा कि केंद्रीयकरण की अपनी सशक्त प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप भारतीय संघवाद राजनीतिक सामंजस्य और आर्थिक विकास के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति का समाधान करता है। भारतीय संघवाद का स्वरूप भिन्न है और वह केंद्रीय संघवाद का नवीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो विशेष रूप से तृतीय विश्व के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक प्रासंगिक है। एकात्मक संघवाद के लक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत उपस्थित हैं और बहिरंग में भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ये एकात्मकता के तत्व हमें ये जिसकी हमने पहले पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इकहरी नागरिकता है, केंद्र सरकार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है, एक ही न्याय व्यवस्था है, कानून, लेखा परीक्षण, चुनाव व्यवस्था के संबंध में एकरूपता है, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की कमजोर स्थिति है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और इन सब के अतिरिक्त संकट काल में संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित करने का भी प्रावधान हमारे यहाँ पर है। तो व्यवहार के अंतर्गत जिन तत्वों को एकात्मक संघवाद को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है वे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। 1950 से 84 के काल में हम इसे देख सकते हैं, लेकिन 1967 से 77 से 79 को छोड़कर सामान्य एक दलीय योजना और योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रभाव देखने को मिला। 1914 के बाद फिर स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आया, 2014 के बाद में 1989 1912 में के वर्षों में प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व और एक दलीय प्रभुत्व दोनों की स्थिति समाप्त हो गई थी, लेकिन वापस 2014 के बाद ये स्थिति वापस आ गई है। तो इस प्रकार भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद एकात्मक संघवाद का मिला जुला रूप है। इसमें सहयोगी संघवाद की स्थिति ही अधिक प्रमुख रूप से विद्यमान है। संघवाद का यह रूप ही भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है। धन्यवाद। अब हम आगे की जो क्लासों में जो बात करेंगे, हम चाह रहे हैं कि पहले इसके आपको मूल अधिकारों के ऊपर अपन चर्चा करें, तो आगे की क्लास में हम मूल अधिकारों पर बात करें। धन्यवाद।